हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्रैमर्स रूल। ये डिटरमिनेंट का टॉपिक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी में आप 100% इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टॉपिक पे कि एग्जाम में 100% आईआईटी में इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो देखते हैं, ये हमारा नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में आप देख सकते हैं तीन इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ हो एक्स वाई जेड में, और ए बी सी डी ये सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका सॉल्यूशन करना होता है। तो इसका सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना होता है, डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा कैसे लिखते हैं, ये एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट को हम लिखते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट a1, वाई का कोफिशिएंट b1 और जेड का कोफिशिएंट c1 हो गया। इसी तरीके से दोनों इक्वेशन से हम एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिख के ये हम डेल्टा इस तरह से लिखते हैं। अगर हमें डेल्टा एक्स निकालना होता है तो डेल्टा एक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये डेल्टा जो निकाला है हमने उसमें फर्स्ट कॉलम को ऐसे ढक देंगे और फर्स्ट कॉलम में जो कांस्टेंट है d1 d2 d3 इस तरह से लाके फिल कर देंगे, और y का और z का जो कोफिशिएंट था वो वैसे ही एज इट इज छोड़ देंगे। डेल्टा y निकालना हो तो डेल्टा y में हम क्या करते हैं, y वाला जो कॉलम है, y का कोफिशिएंट का जो कॉलम है उसको ढक देंगे और बाकी सबको ऐसे लिख देंगे, और y1 y के जगह पे जो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को फिल कर देंगे इस तरह से। डेल्टा जेड निकालना हो तो फिर से हम क्या करेंगे, जेड के लिए ये वाला कॉलम को बंद कर देंगे और हम ये एज इट इज छोड़ देंगे, और जेड के जगह पे हम d1 d2 d3 ऐसे लाके फिल कर देंगे। तो इस तरह से हमारा चार डिटरमिनेंट लिखते हैं हम। और x निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो डेल्टा x आया है उसमें हम डेल्टा से डिवाइड कर देते हैं तो हमें x मिल जाता है। y निकालने के लिए हम डेल्टा y में डेल्टा से डिवाइड कर देते हैं तो हमें y मिल जाता है। z निकालने के लिए डेल्टा z में डेल्टा से डिवाइड कर देते हैं तो हमें z मिल जाता है। और ये अगर आप डेल्टा को क्रॉस कर दें तो ये मिल जाता है हमारे पास एक इक्वेशन। तो ये हमारा एक्स वाई जेड, हमें ये तीनों इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है इससे। नेक्स्ट आता है, हम जब डेल्टा को कैलकुलेट करते हैं ये वैल्यू को, तो दो ही चीज हो सकता है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू या तो जीरो होगा या फिर जीरो नहीं होगा। तो अगर ये जीरो नहीं होगा इस डेल्टा का वैल्यू तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है और हम इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। हम इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो एक्स वाई जेड, ये जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से हम एक्स वाई जेड निकाल लेंगे। मीनिंग समझते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की हो क्या रहा है। ये जो इक्वेशंस लिखा हुआ है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखा हुआ है। तो प्लेन में यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि जैसे 10th में पढ़ते हैं हम, दो लाइन जहां इंटरसेक्ट करता है तो हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन है। उस तरीके से प्लेन में भी अगर तीनों प्लेन किसी एक पॉइंट पे मिल रहा होता है तो हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन है। जैसे कि अगर हम इसे प्लेन मानते हैं, इसे प्लेन मान लेते हैं अगर, तो ये प्लेन, दो प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है और थर्ड प्लेन को अगर हम ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे रख देते हैं, तो आप देख सकते हैं ये कॉर्नर वाला जो पॉइंट बन रहा है यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट बन रहा होता है वो हम वहां पे हम बोलेंगे क्या चीज, कि एक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है कॉर्नर वाले पॉइंट पे। तो जहां पे तीनों प्लेन मिल रहा होता है उसी को हम यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। या फिर अगर आप किसी रूम में बैठे हैं तो रूम का किसी भी कॉर्नर में अगर आप देखेंगे तो तीन प्लेन एक जगह पे मिलता हुआ दिखेगा तो वही हम बोल सकते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहां से आपने देखा ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, जहां पे ये मिल रहा है वही यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हैं। डेल्टा, अगर डेल्टा जीरो हुआ तो हमारे पास दो केस आता है। एक आता है कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों में से कोई भी एक वैल्यू नॉन जीरो हो। तो नॉन जीरो हो तो हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोई एक नॉन जीरो होने का मतलब क्या है, अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू कुछ आ जाता है, 2 आ जाता है,
और डेल्टा वाई और डेल्टा जेड जीरो है, ये डेल्टा एक्स जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे ये, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और लेफ्ट में क्या है, डेल्टा, डेल्टा को क्या वैल्यू हमने सोचा है, जीरो, तो जीरो इंटू एक्स, तो ये लेफ्ट में क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो कभी भी 2 के इक्वल नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर कोई एक वैल्यू जीरो ना है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जेड में, तो हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन होगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो जाएगा कि अगर तीनों प्लेन किसी एक पॉइंट पे ना मिल रहा है, नहीं मिल रहा होता है, तो हम क्या बोल देंगे कि नो सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो प्लेन है, ये दो प्लेन पैरेलल है और थर्ड प्लेन ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो तीनों प्लेन किसी एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। टू प्लेन्स आर पैरेलल एंड अनदर इज इंटरसेक्टिंग बोथ, जो तीसरा वाला जो प्लेन है वो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये जो दोनों प्लेन है आपस में क्या है, पैरेलल है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि नो सॉल्यूशन है, यहां से कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। या फिर इसका दूसरा केस भी हो सकता है कि तीनों प्लेन मिलके ऐसे कोई प्रिज्म बना रहा हो, तीनों प्लेन ऐसे प्रिज्म बना रहा हो, तो आप देख सकते हैं कि दो प्लेन एक दूसरे को काट के एक लाइन बना रहा होगा, लेकिन किसी एक पॉइंट पे नहीं कट कर रहा होगा तीनों, तो हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन के केस में ये भी आ जाएगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हमने लिया है यहाँ पे, ये कुछ एग्जांपल्स है कि ये अगर इसमें आप देख सकते हैं दो प्लेन, ये दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है, और ये थर्ड प्लेन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों का, और ये तीनों इक्वेशंस प्लेन का हमने लिया है। ये क्या है, प्रिज्म फॉर्म कर रहा है, किसी एक पॉइंट पे तीनों प्लेन नहीं मिल रहा है, तो हम क्या बोल देंगे, नो सॉल्यूशन। और थर्ड केस आता है ऑल आर जीरो, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा ए क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो इसमें भी दो केस आता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो इसको हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेल्टा अगर जीरो हुआ और साथ ही साथ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड भी जीरो हो जाए, तो हमारा दो केस फिर से बनता है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर देखते हैं, तो इसका मतलब है कि तीन प्लेन किसी एक लाइन पे कट रहा है, तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोल सकते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। और इस केस में क्या होता है कि ऑल थ्री प्लेन्स हैव कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे अगर आप ये एक बुक देखते हैं, तो बुक अगर ओपन बुक है, खुला हुआ बुक है, तो ये एक प्लेन और ये एक प्लेन और एक ये प्लेन, तीनों क्या है, किसी एक लाइन पे मीट कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि तीनों प्लेन किसी एक लाइन पे मिल रहा है, तो वो लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये लाइन पर का हर एक पॉइंट जो होगा, हर एक पॉइंट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कितने पॉइंट होंगे इस यहां से यहां तक जो लाइन बन रहा है उसमें, तो इनफाइनाइट, तो इसलिए हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों प्लेन जो है किसी एक लाइन पे मिल रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, तीनों प्लेन क्या है, फैमिली ऑफ प्लेन बोल सकते हैं। तो किसी भी एक प्लेन को किसी दो प्लेन के फॉर्म में हम कांस्टेंट मिला करके लिख सकते हैं। जैसे अगर थर्ड प्लेन को लिखना है मुझे, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा प्लेन 1 प्लस म्यू प्लेन 2 कर देंगे, तो हमें कोई तीसरा प्लेन मिल जाएगा। नो सॉल्यूशन कब आता है, जब तीनों प्लेन पैरेलल हो जाए, तीनों प्लेन पैरेलल हो जाए, तो कोई एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काट रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। तो ये हमारा ये एग्जांपल है कुछ, आप देख सकते हैं। पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स तक के वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, सिर्फ कांस्टेंट में डिफरेंस होना चाहिए। तो ये दोनों इक्वेशन का वेरिएबल सेम है, कांस्टेंट डिफरेंस है, तो ये दोनों प्लेन पैरेलल हो गया। और यहां से अगर आप 2 कॉमन लेके इधर भेज देंगे, तो फिर से ऐसा बन जाएगा लेफ्ट में। तो यहाँ तीनों में क्या है, सिर्फ कांस्टेंट में डिफरेंस है, वेरिएबल सेम है, तो ये तीनों प्लेन क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जब तीनों प्लेन पैरेलल हो जाएगा, तो कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। ये हमारा नॉन होमोजेनियस पे जो अभी हमने थ्योरी पढ़ा, उसी पे क्वेश्चन है, जो कि 2024 में पूछा गया है। तो इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है, हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसके मेनी सॉल्यूशन है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए,
डेल्टा का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो हम इसका वैल्यू को डेल्टा करते हैं, डेल्टा का वैल्यू 0 करते हैं, तो डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा कैसे लिखते हैं? x का कोफिशिएंट 11, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 आया, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ आएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा -19, यहाँ से आ जाएगा लेमडा, ये आ जाएगा 5 और ये हो गया -39। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए पहले हमें क्या चाहिए होता है? डेल्टा का वैल्यू 0, तो हम इसका डेल्टा का वैल्यू 0 कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो यहां से अगर हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो आ जाएगा हमारा प्लस माइनस प्लस, तो क्या जाएगा 11, इसके रो कॉलम बंद कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 95। उसके बाद -1 है हमारा, इसके रो कॉलम बंद करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -78, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40। लेमडा ले लेंगे, प्लस में लेमडा आ जाएगा, यहां से इसके रो कॉलम बंद करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -38, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24, और इसका वैल्यू लेमडा डेल्टा का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 के, -242, ये आ जाएगा हमारा 118, आ जाएगा माइनस, ऐड कर देंगे दोनों को तो आ जाएगा 2 लेमडा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -124, और ये माइनस में है, इसको राइट में ले जाएंगे तो आ जाएगा 62 लेमडा, इससे ये कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स, तो यहां से आ जाएगा लेमडा इज इक्वल टू -2। तो ये आ गया डेल्टा का वैल्यू 0 होने के लिए लेमडा का वैल्यू क्या होना चाहिए? -2। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है? डेल्टा का वैल्यू 0 होना चाहिए, डेल्टा x 0 होना चाहिए, डेल्टा y 0 होना चाहिए, डेल्टा z 0 होना चाहिए, तीनों आपस में 0 के इक्वल होना चाहिए फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। डेल्टा z अगर हम निकालते हैं तो डेल्टा z क्या आ जाएगा? ये पूरा आ जाएगा, फर्स्ट 2 कॉलम सेम रह जाता है, 1 3 -19, और जो ये z वाला जो कॉलम है उसके जगह पे हम किसको फिट कर देंगे? कांस्टेंट को, तो ये आ जाएगा -5 3 म्यू, और क्या होना चाहिए? इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 के बराबर, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए तो डेल्टा z भी क्या होना चाहिए? 0 के बराबर, तो इसको भी हम इस डेल्टा z को भी 0 के इक्वल कर देंगे। और यहां से आप चाहते तो डेल्टा y या डेल्टा x को भी 0 कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो दो वेरिएबल्स लेमडा और म्यू दोनों साथ में दिखेगा, और आप कह सकते हैं कि लेमडा का वैल्यू रख देंगे, इससे अच्छा है हमने डेल्टा z डायरेक्टली ले लिया है। इसमें अगर हम थर्ड कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दें तो क्या हो जाएगा? इस कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करते हैं तो साइन आ जाता है हमारा प्लस माइनस प्लस, तो यहां से आ जाएगा -5, इसके रो कॉलम को बंद कर देंगे, ये आ जाएगा -38, माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24, उसके बाद आ जाएगा -3, यहां से रो कॉलम बंद कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 19 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाता है, तो आ जाएगा -209 आ जाएगा, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 8, और म्यू है म्यू,
और इसके रो कॉलम को बंद कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 33 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, और ये 31 से ये 31 बार में कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा म्यू का वैल्यू यहां से मिल गया -31। तो जो हमें वैल्यू निकालना था वो क्या था, लेमडा का पावर 4 है और माइनस म्यू का वैल्यू चाहिए। तो लेमडा का वैल्यू हमने निकाल रखा है, लेमडा का वैल्यू क्या है -2, तो -2, और इसका पावर 4 है तो 4 माइनस माइनस म्यू का वैल्यू है -31, तो यहां से ये आ जाएगा 16, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 31, तो ये आ जाएगा 47। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।